तो आज का हमारा जो मेजर टॉपिक रहेगा वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट एमटीपीज यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एसटीडीज एंड इनफर्टिलिटी। तो ये आज के हमारे सारे के सारे मेजर टॉपिक्स रहेंगे। बिना देर किए चलो बच्चों एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्टरी फेज की, कि भाई ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है, मतलब क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। बच्चों जो WHO है यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO कहता है कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी उसे मानेंगे जो फिजिकली भी हेल्दी होगा, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। WHO के अकॉर्डिंग हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन किसको मानेंगे, फिजिकली भी ओके होना चाहिए, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर वर्किंग वेल, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। इमोशनली भी वो ओके है, उनके जो इमोशंस हैं वो उनके कंट्रोल में है, उन्हें पता है कि किस टाइप का बिहेवियर कब उनको करना है, ठीक है ना। उन्हें वो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं वो भी उनके अंदर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ेगा, 10 साल 12 साल 13 14 15 ऐसे करके, तो उसके अंदर वो चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, जिसके कारण धीरे धीरे उसे अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन फील होगा, और ये चीजें होंगी उसके साथ में। तो दैट मीन्स दैट इज इमोशनल पॉइंट। और सोशल वेलबींग, जो ओवरऑल उसका सोसाइटी के अंदर जो बिहेवियर है वो भी ओके होना चाहिए। ये सारी बातें अगर कोई पर्सन जो है वो इनके ऊपर खरा उतरेगा तभी हम उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मानेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हमें काउंट करके चलना है। अब देखो बच्चों, सोसाइटी के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, तो सोसाइटी के अंदर काफी तरह की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जो है ओवर पॉपुलेशन टाइप की हो सकती है, एसटीडीज की प्रॉब्लम हो सकती है ना। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में ओपनली डिस्कस ही नहीं किया जाता, इनको स्टिग्मा समझा जाता है। इनसे रिलेटेड जब भी बात होती है ना, तो कहीं ना कहीं एक तरह की हेजिटेशन वहां पे एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। जो एजुकेटेड एरियाज हैं वहां पे ये प्रॉब्लम्स उतनी नहीं है, ठीक है। जहां पे स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है वहां पे ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ओवर पॉपुलेशन यानी कि हमें पता है कि देखो इंडिया की पॉपुलेशन देख लो बच्चों, 137 करोड़ से भी आगे हम जा चुके हैं, चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। इतनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती जा रही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे फैलती है और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन, गर्ल्स के अंदर जब पीरियड्स वगैरह हो रहे हैं तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्कस ना करना, उनको ये ना समझाना कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो रहा है, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है, इन सभी तरह की जो ये प्रॉब्लम्स है, ये जो इश्यूज हैं, ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इस तरह की प्रॉब्लम के लिए बच्चों क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन है अवेयरनेस।
अलग अलग लेवल पे अवेयरनेस अगर लोगों तक पहुंचाई जाए या लोगों को अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। जैसे कि स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन के थ्रू बच्चों को समझाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरह के इन्फेक्शन कैसे फैलते हैं, कैसे इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, ठीक है ना। या फिर ओवर पॉपुलेशन क्यों खतरनाक है। पॉपुलेशन देखो बच्चों, अगर बहुत बच्चे अगर किसी के होंगे तो उसे न सिर्फ उनको पालना है, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि बच्चे के ज़्यादा बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं उनको उनकी सारी की सारी जो एजुकेशन प्रोवाइड करने में उनको दिक्कत आएगी, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है, इनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। स्कूलों के अंदर ये बातें सिखाई जानी चाहिए कि अननेसेसरी पॉपुलेशन को इन फ्यूचर ना बढ़ाया जाए, कैसे इनको रोका जा सकता है। काफ़ी सारे एनजीओज भी हैं जो इस तरह की अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाते हैं। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चों, वो भी इस तरह की जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। मैरिजेबल एज की अगर बात की जाए तो वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए कि बॉय के लिए जो है ये है 21 ईयर और गर्ल के लिए ये है 18 ईयर। इससे पहले लड़का और लड़की जो है उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। फिजिकली भी मैच्योर कर रहे हैं, मेंटली भी उनके अंदर मैच्योरेशन आ रहा है। तो अगर इससे पहले उनकी शादी कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे बच्चों काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था। गवर्नमेंट भी कुछ तरह के स्लोगन्स के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रही है। जैसे कि एक काफ़ी पॉपुलर सा स्लोगन यहाँ पे आता है, दैट इज हम दो हमारे दो, है ना। ये स्लोगन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। भाई दो, हम दो का मतलब हस्बैंड वाइफ, हमारे दो यानी कि दो ही बच्चे होने चाहिए। लेकिन इंडिया वाले किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? इंडिया वाले कहते हैं कि हम दो हमारे 2 दर्जन, ठीक है ना। मतलब खूब बच्चे जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं, जिसके कारण आगे चल करके काफ़ी दिक्कतें आएगी। चलिए, हमने प्रॉब्लम्स की बात की, हमने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन किया। लेकिन अभी एनसीईआरटी के अंदर अपडेट नहीं हुई है बेटे, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। हाँ, 12th के एनसीईआरटी में मैंने क्रॉस चेक किया था, तो अभी तक एनसीईआरटी के अंदर जब तक अपडेट नहीं हो जाएगा ना, तो हम सिर्फ लीगल इश्यूज को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हम एनसीईआरटी के अंदर जो डेटा होगा हम उसी के हिसाब से आंसरिंग करके आएंगे। ओके सर। चलो, अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब होता है ऐसे मेथड जिनका यूज करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं बच्चों? दीज आर मेथड्स which are used to prevent प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोक के जाने के लिए जो भी मेथड यहां पे यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब हम एक एक करके इन मेथड्स का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड के केस में हम कुछ ऐसे बैरियर्स का इस्तेमाल करेंगे जिसके कारण जो भी मैन का इजैक्यूलेटेड फ्लूइड है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही ना जाए प्रॉपरली, वो जो फ्लूइड है वो जा करके एग से कभी मिल ही ना पाए। हम कुछ ऐसे बैरियर्स का यहां पे इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे बैरियर मेथड में हम यूज कर रहे हैं कॉन्डोम्स का।
ओके, तो ये कुछ इस टाइप के से दिखाई देंगे बच्चों। समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। बलून किसी शेप होती है और इनको पेनिस के ऊपर वियर किया जाता है। तो जो भी फ्लूइड होगा ना, वो ये आगे एक तरह का आपको एक प्रोजेक्शन सा दिखाई दे रहा है। सारा का सारा जो फ्लूइड होगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर रिलीज नहीं हो पाएगा, और अगर रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म जो है डायरेक्टली कभी एग से मिल ही नहीं पाएगा। मीन्स इन बैरियर मेथड वी आर प्रिवेंटिंग physical meeting, we are preventing physical meeting of sperm and ovum। बच्चों ये जो कॉन्डोम्स हैं ये लेटेक्स के बने हुए हैं। रबड़ के जैसा सा होता है लेटेक्स, तो उसके ये बनते हैं और ये दोनों के लिए ही अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल के लिए अवेलेबल होते हैं, एक्चुअली दे आर अवेलेबल फॉर बोथ, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। फीमेल के लिए जो अवेलेबल होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम है जो आपसे पूछा जा सकता है, उनको बोलते हैं फेमिडोम्स। So what are femidomes? Femidomes are condoms which are used by females, ठीक है ना। तो यूजुअली इनका कम ही पता है, ज्यादातर मेल वाले का तो सबको ही पता है, इनका ध्यान रख लेना और ये स्पेसिफिक नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस मेथड का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि एक तो ये काफी चीप है, सस्ता बहुत पड़ता है, और दूसरा ये एक ऐसा मेथड है जो न सिर्फ प्रेगनेंसी को रोक रहा है, प्रेगनेंसी के अलावा ये एसटीडीज को भी रोकता है। ये इकलौता मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक रहा है ना। क्योंकि देखो इसको पेनिस के ऊपर वियर कर लिया गया है, पेनिस के ऊपर इसको पहना दिया गया है, तो मेल के जो टिश्यूज हैं वो फीमेल के टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हैं। और अगर टिश्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो अगर मेल को कोई सेक्सुअली डिजीज है, कोई एसटीडी है, या जैसे मान लो एड्स है या कोई भी बीमारी है, या फिर फीमेल को ऐसी कोई बीमारी है, तो वो बीमारी एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होने से बच जाएगी, है ना। तो एक बहुत अच्छी बात है कि ये एसटीडी को प्रिवेंट करते हैं। ओके, यहां तक समझ आया? यस और नो? अब इसी बैरियर मेथड में ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट मेथड था जहां पे हमने कॉन्डोम्स का डिस्कशन किया। कॉन्डोम का यहां पे एक और बेनिफिट मैं लिख सकता हूं, दैट सस्ते हैं, एसटीडीज को रोकते हैं, इनके साथ साथ दे मेंटेन प्राइवेसी ऑफ यूजर। जो भी इनको उपयोग कर रहा है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि इसके केस में मान लीजिए मेल यूज कर रहा है तो उसे डायरेक्टली इनको परचेज करना है और वो खुद से इसको यूज कर सकता है ना। उसे ऐसा नहीं कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आप इसको मुझे पहना दीजिए, नहीं, वो अपने आप से इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो प्राइवेसी जो है मेंटेन रहेगी। अब जैसे प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के केस में प्राइवेसी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना। प्रॉपर्टी के केस में कोई ऐसा नहीं कर सकता कोई फीमेल कि वो फीमेल खुद से उसको अंदर इंसर्ट कर लेगी, उसे एक डॉक्टर के पास, उसे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है अप्रोच करना ही करना पड़ता है। तो उस केस में, प्रॉपर्टी के केस में कहीं ना कहीं बच्चों जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब सेकंड है, ये हमने डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं डायफ्राम्स के बारे में। वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स, बच्चों एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पेज को ऊपर करने जा रहा हूं। डन? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
ये जो डायाफ्राम वगैरह है, ये तीनों ही चीजें, डायाफ्राम, वोल्स, सर्वाइकल कैप, इनमें ना थोड़ा बहुत शेप में डिफरेंस और कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि डायाफ्राम को देखोगे काफी वाइड सा आपको दिखेगा, कुछ इस टाइप का सा दिखेगा, ठीक है, ये कुछ आपको इस टाइप के से दिख जाएंगे, तो अलग से कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल ओनली फॉर फीमेल्स। और इनको कैसे यूज किया जाता है, इनको सर्विक्स के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको डायग्राम से अगर ये बात समझाऊं, सो कंसीडर ओके, सो मान लो ये वाला जो है ये वजाइना और ये है बच्चों सर्विक्स। तो यहां पे इसको इंसर्ट किया जाता है इस जगह पे, तो ये कुछ इस तरीके से जाकर के यहां पे फिट हो जाएगा, ऐसे करके। तो बीच में एक तरह का बैरियर जो है यहां पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। तो हम इसको कहां पे यूज कर रहे हैं, पहली बात तो ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल है, वही इनको यूज करते हैं। और दूसरा कहां पे यूज कर रहे हैं, सर्विक्स के आगे। सो दे बेसिकली दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू सर्विक्स, कि सर्विक्स के अंदर ये स्पर्म्स को जाने से रोकते हैं। और अगर स्पर्म यहां से आगे नहीं जाएंगे, थोड़ी देर यहां पे रह गए, तो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अंदर का पीएच काफी एसिडिक होता है, और वो एसिडिक पीएच जो है इनकी जान ले लेगा, एसिडिक पीएच में स्पर्म्स जो है वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से ये मेथड यूज होता है। कभी कभी बच्चों इन बैरियर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि और अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट दें, कुछ क्रीम्स भी इनके ऊपर लगा दी जाती है। तो अगर इस बैरियर के ऊपर कुछ ऐसी क्रीम लगा दी जाती है जो कि स्पर्म्स को किल करती है, ऐसी क्रीम्स को हम बोलते हैं बच्चों स्पर्मीसिडल क्रीम्स। स्पर्मीसिडल जेलीज भी आती है। तो अगर इन क्रीम्स को इसके ऊपर यहां पे ऐसे लगा दिया जाए, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि स्पर्म जैसे ही इसे टकराएगा तो वो क्रीम जो है वही स्पर्म को किल कर देगी, ठीक है ना। तो रिजल्ट और ज्यादा बढ़िया मिलेगा, प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे वहां पे, तो ये और ज्यादा बेटर है। ये था बच्चों हमारा फर्स्ट मेथड, बैरियर मेथड। क्या ये बैरियर मेथड आपको समझ में आया? यस और नो? ऑलराइट, ऑलराइट। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं, आईयूडी। आईयूडी का मतलब है बच्चों इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। जैसा कि नाम से ही इसका आंसर मिल रहा है, इंट्रा यूटेराइन, मतलब कि इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस की। दैट मींस ये ऐसे डिवाइस है जिसको यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाता है। दे आर फिटेड इन द यूट्रस बाय अ डॉक्टर। खुद से नहीं किया जा सकता है, डॉक्टर की हेल्प चाहिए। और क्योंकि डॉक्टर की हेल्प चाहिए बच्चों, तो यहां पे प्राइवेसी जो है वो खत्म हो जाती है, प्राइवेसी नहीं रहती है। हालांकि ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, ये सबसे इंडिया में जो मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है वो है आपका आईयूडी। काफी इफेक्टिव मेथड है और साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं बच्चों इसके। तो आईयूडी के केस में कैसे काम होता है, यहां पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आईयूडी का। कॉपर टी। एक और एग्जांपल लिखते हैं आईयूडी का, कॉपर 7।
एक एग्जांपल है बच्चों, मल्टी लोड 375। तो ये सारी ही, वैसे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन इनके जो पावर है वो अलग अलग है, ठीक है ना। कोई कम पावर की है, कोई ज्यादा पावर की है सारी की सारी प्रॉपर्टी, और ये सभी की सभी कॉपर आयंस रिलीज करती है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, देखो। ये यूट्रस है बच्चों, तो वजाइना के थ्रू प्रॉपर्टी को अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इस पोर्शन में मान लो इसको ऐसे करके फिट कर दिया गया है, और कुछ धागे के जैसा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो यहां से ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज प्रॉपर्टी। अब अंदर ये फिट हो चुका है, अब अंदर जाकर के ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा बच्चों कॉपर आयंस को, और कॉपर आयन को रिलीज करने का क्या बेनिफिट होगा, कॉपर आयंस क्या करेंगे, ये जो कॉपर आयंस हैं ये दो काम करेंगे। दो कौन कौन से काम करेंगे, नंबर 1, दे रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, and second, they will decrease fertilization capacity of sperm. दो चीजें करते हैं बच्चों कॉपर आयंस। नंबर 1, स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर दिया। अब सोच करके देखो कि जो स्पर्म बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल कॉपर आयंस के कारण बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा किसकी चपेट में आएंगे, वो सबसे ज्यादा एसिड की चपेट में आएंगे और वो जल्दी मारे जाएंगे। तो एक तो स्पीड कम कर दिया कॉपर आयंस ने, और दूसरा क्या कर दिया है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर दिया है। इतना कम कर दिया कि अगर बाई चांस कोई स्पर्म बच करके इधर उधर से, और अगर वो एग के पास पहुंच भी गया, तो वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, है ना, वो एग के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। इस तरीके से आईओडीज काम करती है। बच्चों आईओडीज जो है हार्मोन के बेस पे भी काम करती है, हम उनको हार्मोनल आईओडीज बोलते हैं, लेकिन 10th लेवल पे आपको सिर्फ कॉपर वाली आईओडीज को ही सीखना है। सो दैट्स इट। तो क्या ये आपको समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है हमारा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था आईओडी वाले का, या मैं बैक करूं एक बार? ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में किस तरीके से प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाता है, यहां पे कुछ टैबलेट्स ऐसी आती है जो प्रेगनेंसी को रोक सकती है, और हम इनको पिल्स भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दीज आर, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती है, दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बच्चों पिल्स जो है ये भी दो तरह की है। कौन कौन सी पिल्स आती है? एक तो ऐसी पिल होती है जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसी पिल्स को बच्चों हम बोलते हैं स्टीरॉयडल पिल्स। एक ऐसी भी आती है जिसके अंदर स्टीरॉयड प्रेजेंट नहीं होते हैं, दीज आर नॉन स्टीरॉयडल पिल्स। अब अगर आपसे स्टीरॉयडल पिल्स के बारे में पूछा जाए कि इनके अंदर कौन से स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। इनके अंदर बच्चों आपको जो हार्मोन मिलेंगे वो होंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब इन पिल्स के कारण बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये प्रेगनेंसी के लिए जरूरी भी है, लेकिन अगर शुरू में ही ये पिल्स इन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज कर देगी तो जो सर्विक्स होता है वहां पे एक प्लग बन जाएगा और स्पर्म्स अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। इसके अलावा ये इंप्लांटेशन को भी रोकती है, तो इंप्लांटेशन भी नहीं होगा, और अगर इंप्लांटेशन नहीं होगा तो बच्चों प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट। तो स्टेरॉइडल पिल ऐसे काम करती है। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जो स्टेरॉइडल पिल्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर स्टेरॉइड्स है और हमें पता है कि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज इनको नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो अलग अलग तरह की आगे चल करके फिर दिक्कत आने लग जाती है। दे हैव वेरी हाई साइड इफेक्ट्स। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं इस तरह के टैबलेट्स के, लाइक माला डी, माला एन, ठीक है। ये हमारी एक साइड कवर हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन स्टीरॉयडल पिल्स। नॉन स्टीरॉयडल पिल नाम से ही आंसर मिल रहा है कि इसके अंदर कोई स्टीरॉयड नहीं है, नो स्टीरॉयड्स। अब बच्चों अगर इसके अंदर स्टीरॉयड नहीं है तो साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर है क्या चीज, इसके अंदर एक सोल्ट होता है जिसका नाम है सेंट क्रोमन। ये जो सेंट क्रोमन है ये प्रेगनेंसी को रोकता है। ये सोल्ट जिस टैबलेट में हमें मिलेगा वो टैबलेट मार्केट में आती है सहेली टैबलेट के नाम से। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि नॉन स्टीरॉयडल किसी टैबलेट का नाम बताइए तो आप एग्जांपल देंगे सहेली टैबलेट। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सहेली टैबलेट कहां बनती है, ये काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन रहता है कि सहेली टैबलेट कहां बनती है, तो आप बताओगे ये बनती है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI क्या बच्चों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है बच्चों ये इंस्टीट्यूट, और ये सहेली टैबलेट को बनाता है। तो ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने इसको बताया। और स्टीरॉयड ना होने की वजह से यहां पे साइड इफेक्ट्स काफी कम रहेंगे, वेरी लेस साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये थे बच्चों पिल्स जो प्रेगनेंसी को रोकने में यूज की जाती है। क्या आपको ये बातें समझ में आई? ठीक है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन? ऑलराइट, चलिए अब हम लास्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज सर्जिकल मेथड। नाम के अंदर ये आंसर है सर्जिकल, मतलब यहां पे सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। और ये जो सर्जिकल मेथड है इसे आप स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कह सकते हो, इसको आप टर्मिनल मेथड भी बोल सकते हो। अब बच्चों ये काफी हद तक है ना एक तरह का परमानेंट सा मेथड आप मान लीजिए, एक तरह का परमानेंट मेथड है जो प्रेगनेंसी को रोक देता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है। अब ऑपरेशन मेल भी करवा सकता है, ऑपरेशन फीमेल भी करवा सकती है। अगर सर्जिकल मेथड जो है मेल के लिए अप्लाई किया जाए तो उसे बोलते हैं वसेक्टमी।
और अगर ऑपरेशन फीमेल के केस में किया जाए तो फीमेल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ट्यूबेक्टमी। तो ध्यान रखना बच्चों, वसेक्टमी जो है, वसेक्टमी किसके लिए है? इट इज फॉर मेल। ट्यूबेक्टमी किसके लिए? इट इज फॉर फीमेल। वसेक्टमी में क्या किया जाता है? वसेक्टमी में जब आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखा तो वहां पे आपने टेस्टिस से एक डक्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, उसे बोलते हैं वास डिफरेंस, राइट? तो स्पर्म्स भी उसी के थ्रू ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर आगे जाकर के यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। तो वसेक्टमी के अंदर क्या किया जाता है कि उस वास डिफरेंस को कट करके उसे टाई कर देते हैं, उसे धागे से बांध देते हैं, ठीक है ना? तो यहां पे वास डिफरेंस या कई बार वासा डिफरेंशिया भी बोल देते हैं हम इसे, वास डिफरेंस इज कट एंड टाइट। तो स्पर्म्स जो होंगे वो बाहर ही नहीं आएंगे, सीमन तो बाहर आएगा, ठीक है ना? ओवरऑल फ्लूइड तो बॉडी से बाहर आएगा, लेकिन उस सीमन के अंदर, टोटल फ्लूइड के अंदर स्पर्म्स एब्सेंट होंगे। और अगर स्पर्म नहीं होंगे बच्चों तो फिर प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट? ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी के केस में ये फीमेल के लिए है और हम ट्यूब को कट करते हैं। ट्यूबेक्टमी, देखो ट्यूब टमी एक वर्ड है बच्चों, टोम, TOM, टोम। टोम का मतलब होता है कट करना, ठीक है ना? तो यहां पे ट्यूब को कट कर रहे हैं, और कौन सी ट्यूब है? फेलोपियन ट्यूब। सो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइट। तो ये दोनों ही मेथड काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। वो अलग बात है कि इंडिया के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस ट्यूबेक्टमी को दी जाती है, बट डॉक्टर्स के हिसाब से वसेक्टमी जो है वो ज्यादा हेल्दी मानी जाती है, तो वसेक्टमी को प्रेफर करना चाहिए एज कंपेयर टू ट्यूबेक्टमी। क्या सर्जिकल मेथड आप सभी बच्चों को समझ आया? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस किया, हमने सारे वो मेथड समझे कि किस किस तरीके से हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इन सारी बातों की जानकारी, अब इनकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत सारी जो लोग हैं जिसको नॉलेज ही नहीं है कि हाँ ये तरीके भी मार्केट में अवेलेबल हैं, नॉलेज में हैं कि इनसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, तो शायद वो भी इस्तेमाल करते, ठीक है ना? तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की WHO के, फिर हमने मेथड्स को सीखा, अब हम बात करेंगे MTP और STDs के बारे में। MTP का मतलब है बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन शॉर्ट हम इसको अबॉर्शन भी बोल सकते हैं। बच्चों MTP जो है इंडिया के अंदर लीगलाइज है, अबॉर्शन करवाना जो है इंडिया में लीगलाइज है, लेकिन कब? अगर पहली बात तो MTP जो है, अगर किसी को मान लो कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो ये चाहती है कि उसे अबॉर्शन करवाना है, ठीक है ना, और वो डॉक्टर के पास में गई है, तो MTP केवल तभी की जाएगी, इसको सुरक्षित केवल तब माना जाता है जब शुरू के 2 महीने या 3 महीने हुए हो, ठीक है ना। अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है और 3 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो डॉक्टर मना कर देगा कि आप MTP मत करवाइए, ये रिस्की होता है, ये खतरनाक हो सकता है, इसमें जो है माँ की जो जान को खतरा हो सकता है ना। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि MTP जो है इट इज सेफर अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब जो शुरू के 3 महीने हैं तब तक ये सुरक्षित है, और उसके बाद में अगर अबॉर्शन करवाया जाएगा तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये रिस्की हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात,
कि वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करो ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो एक साल में अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन अबॉर्शंस होते हैं। एक साल में 50 मिलियन, 45 टू 50 मिलियन के आसपास बच्चों अबॉर्शन जो है करवाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेटा है अबॉर्शन का। और अबॉर्शन कब करवाया जा सकता है? ये तब करवाया जा सकता है जब, देखो हम इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। नंबर 1, in case of casual unprotected sex, number 2, in genetic disorders or other abnormalities, and number 3 हम कह सकते हैं इन क्राइम केसेस लाइक रेप केस। तो देखो बच्चों, कानून के हिसाब से एमटीपी कब करवाई जा सकती है? कानून के हिसाब से अबॉर्शन कब करवाया जा सकता है? पहला है इन केस ऑफ कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कि अगर मान लो कहीं पे किसी कपल ने, किसी हस्बैंड वाइफ ने अगर किसी प्रोटेक्शन का यूज नहीं किया है, ठीक है, और वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट अभी वो नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी हो, अभी वो चाहते हैं कि उनको अपना फ्यूचर सेट करना है, पैसे वैसे कमाने हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल सेटअप करना है, घर बनाना है, कोई भी उनकी प्लानिंग हो सकती है, बट अब तो प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो इस केस में अगर वो डॉक्टर को बताए कि अभी उन्हें बेबी नहीं चाहिए है, तो डॉक्टर जो उसे अबॉर्ट कर देगा। लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए अबॉर्शन करवा रहे हैं क्योंकि अंदर जो है वो उनको किसी के थ्रू ये पता चल चुका है कि अंदर लड़की है, और सिर्फ इसलिए अबॉर्शन करा रहे हैं कि अंदर लड़की है, तो ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है, इसके लिए सजा हो सकती है और इस पे एक बहुत बड़ा जुर्माना जो है सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। तो बच्चों इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जेंडर का मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फीमेल फिटिसाइड के चलते, फीमेल फिटिसाइड के पर्सपेक्टिव से इसको करवाया जाएगा तो ये गैर कानूनी है। दूसरी बात, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर आप जो हस्बैंड वाइफ है उन्होंने टेस्ट करवाई, जैसे एक टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस करके, और उस टेस्ट के थ्रू उनको ये पता चल गया भाई बच्चे के अंदर तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब बच्चा मान लो 1 महीने का है, 2 महीने का है, 2.5 महीने का अंदर है और उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब कल को वो बच्चा अगर पैदा हो गया और मान लो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े, उसका डीएनए इतना खराब हो चुका है कि बहुत बड़ी बड़ी उसमें गंभीर समस्याएं हैं, ठीक है ना, तो फिर पूरी जिंदगी उसकी तो एक तरह का दिक्कत ही हो जाएगी, है ना, पूरी की पूरी जिंदगी एक अभिशाप बन जाएगी उसकी। तो ऐसे केस में उस बेबी को अबॉर्ट करवाया जा सकता है। डॉक्टर खुद सजेस्ट कर देगा कि भाई तुम लोगों का बच्चा जो है ना उसमें बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो आप अगर चाहो तो इसे अबॉर्ट कर सकते हैं। हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के केस में अबॉर्ट करवा सकते हैं, या कोई और गड़बड़ है, मान लो चेक किया बच्चे के हाथ पैर ही नहीं है या कोई और दिक्कत, अंधा है, तो ऐसे केस में अबॉर्शन करवाया जा सकता है। क्राइम केसेस में कि अगर कोई क्राइम केस है, ठीक है ना, रेप केस वगैरह है, तो उसके केस में भी अबॉर्शन को जो है अलाउ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये सुरक्षित है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो शुरू के 3 महीने हैं उसके बाद अगर इसको करवाया जाएगा तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो क्या एमटीपी का कंसेप्ट आपको समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट एसटीडीज। मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बच्चों एसटीडीज को हम वेनेरियल डिजीज भी बोल सकते हैं।
या फिर हम इनको बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है ना। अनप्रोटेक्टेड का मतलब कोई प्रोटेक्शन वहां पे यूज नहीं की गई है, कोई कॉन्डोम वगैरह का वहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके कारण जो मेल के टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली फीमेल के कांटेक्ट में आए होंगे और मेल से फीमेल में इंफेक्शन जा सकता है, या फीमेल का जो इंफेक्शन है वो भी मेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। अब ये जो इंफेक्शन है ये आगे से आगे बहुत तरीकों से फैल सकते हैं। जैसे कि किसी एक पर्सन के अंदर इंफेक्शन आ गया तो नेक्स्ट हो सकता है कि उससे किसी और में चला जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है कि अगर ये व्यक्ति कहीं पे ब्लड डोनेट करने चला गया और वहां पे उसका ब्लड जो है बिना फर्दर चेकआउट किए वो किसी को अगर किसी के बॉडी में अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, है ना, आगे इन्फेक्शन हो जाएगा। बच्चों इस तरह के इन्फेक्शन मदर से बेबी में जा सकते हैं, ठीक है ना। प्लेसेंटा को क्रॉस करके काफी ऐसे वायरस हैं, जैसे कि HIV का वायरस है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। तो बच्चों अगर मान लो मदर को एड्स की बीमारी हो गई है तो उसका जो वायरस है उसकी बॉडी में HIV वायरस, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर जा सकता है और इस तरीके से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे कई तरीके हैं जिसके जरिए ये चीजें हो सकती है। अब यहां पे ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बैक्टीरियल STD कौन सी है और वायरल STD कौन सी है, ये पूछा जाता है। बच्चों बैक्टीरियल STD में दो मोस्ट कॉमन नेम है जो आपको याद होनी चाहिए और आप इनको ना ऐसे याद कर सकते हो। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। साइमन गो बैक, यू नो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में कभी ना कभी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, है ना। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का ये नारा एक लगाया गया था अंग्रेजों के टाइम पे। तो साइमन गो बैक से हम यहां पे याद रख सकते हैं। साइमन से आपका हो जाएगा बच्चों, साइमन में SY से आपको ध्यान आ जाएगा सिफिलिस, और गो से आपको याद रहेगा गोनोरिया। तो ये सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों ही आपके बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। वायरस का बच्चों कैसे ध्यान रखोगे? वायरस के केस में आपको याद रखना है HHH, ये HHH ध्यान रखना। इस HHH को कैसे ड्राइव करोगे? ये जो फर्स्ट H है मान लो, इससे आपका बन गया हेपेटाइटिस B, नेक्स्ट H से बनाओगे हर्पीज, और नेक्स्ट H का हो जाएगा बच्चों HIV एड्स। तो ये तीनों ही वायरस से फैलने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हेपेटाइटिस B, हर्पीज। हर्पीज का पूरा नाम है जेनाइटल हर्पीज, ये ध्यान रखना, दिस इज एक्चुअली जेनाइटल हर्पीज। और तीसरा है आपका HIV एड्स, मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम्स है। और बच्चों इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट आज भी संभव नहीं है। अगर किसी के अंदर आज पता चल जाए कि भाई इस व्यक्ति को एड्स हो चुका है, बिल्कुल आज पता चल गया और कल ही मान लो उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आप इन एग्जांपल्स को ध्यान रख लोगे बैक्टीरिया और वायरस के? ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी का मतलब है बच्चे पैदा ना होना। सिंपल भाषा में बात करें तो अगर किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और टेक्निकली 2 साल अगर उनको हो चुके हैं, एक साथ में वो फिजिकल रिलेशनशिप्स बना रहे हैं 2 साल से, और फिर भी
उनको अगर कोई बेबी नहीं हो रहा है, तो ऐसे कपल्स को हम बोलेंगे कि वो कपल्स जो हैं वो इनफर्टाइल है। अब बच्चे पैदा न होने के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, या मे बी कोई इंजरी हो सकती है, कोई भी दिक्कत आ सकती है। फिजिकल मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो किसी भी रीजन से अंदर उसमें कोई भी गड़बड़ चल रही है, या मान लो कोई ब्लॉकेज हो गई है, जैसे मान लो फीमेल के अंदर क्या पता फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है ना, इस तरह का कोई इशू है। इमोशनल, जैसे बच्चों मान लो अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत टेंशन ले रहा है, तो वहां पे बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। अगर कोई भी आदमी या कोई भी औरत बहुत ज्यादा टेंशन जब लेगा तो उनके अंदर, जैसे मेल की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म्स कम हो जाएंगे, और जब स्पर्म्स बहुत कम हो जाते हैं इसको बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। स्पर्म्स की कमी को क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। फीमेल्स के अंदर भी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाएगा, एग टाइम पे रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, इससे बच के रहना है। इंजरी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह के कारण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो जाएं और इस कारण उनके बच्चे जो है पैदा करने में उनको दिक्कत आए। तो कोई भी रीजन हो सकता है, वो डॉक्टर को देखना है। फाइनली अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक जो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है बच्चों वो है आईवीएफ। टीवी में कई बार इसकी एड भी आती है आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या है? इट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ क्या है बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या हम इसको ना टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आईवीएफ के जरिए ही जो है बच्चे को डेवलप किया जाता है। आईवीएफ में क्या होता है? आईवीएफ के केस में देखो बच्चों, जो मेल है उसकी बॉडी से स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, स्पर्म्स को बॉडी से बाहर ले लिया, और अगर उसके अंदर बिल्कुल ही स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो डोनर, किसी डोनर व्यक्ति की भी हेल्प ली जा सकती है कि कोई डोनेट कर दे और स्पर्म्स को वहां से यूज किया जा सकता है। फीमेल की बॉडी से एग को बाहर निकाला जाएगा, तो मान लो ये है एग, और लैब के अंदर स्पर्म और एग को फ्यूज करवाया जाएगा और लैब के अंदर बनाया जाएगा, इनको फ्यूज करके जाइगोट, ठीक है ना। तो लैब के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द टिश्यूज और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना। लैब कंडीशन में जब एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको इन विट्रो बोला जाता है। तो यहाँ पे लैब के अंदर जाइगोट बनाया जा रहा है, और उसके बाद में जाइगोट को डिवाइड किया जाएगा और फर्दर इससे बनाया जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब तैयार हो जाएगा फिर इस एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फीमेल के यूट्रस के अंदर इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ताकि वहां पे जाकर के इम्प्लांटेशन कर सके। तो इस तरह से बनाया जाता है बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी को। जो इंडिया के अंदर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? ये नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक लड़की है जिसका नाम है कनुप्रिया। कनुप्रिया, और इसी लड़की को दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इज दुर्गा, और यू कैन से कनुप्रिया। अगर वर्ल्ड में आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना, कि सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाई गई थी वो कौन थी, तो वर्ल्ड के हिसाब से आप बताओगे लुइस ब्राउन। ये भी एक लड़की है, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया, वर्ल्ड में लुइस ब्राउन जो कनुप्रिया से पहले बनाई गई थी।
क्या ये टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोग्राम आपको समझ आया? यस सर। ऑलराइट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो और ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है।